बच्चों, मैं राघव कुमार आज फिर से आप सबके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 3 एनसीईआरटी का मैथ्स का क्लास 10th का। पिछली क्लास में आपको लैंग्वेज के क्वेश्चंस करवाए गए होंगे और कुछ होमवर्क भी मिले होंगे। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पे आपको करवाए गए होंगे और एक टाइप रिडक्शन का मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के सर्कल में शेयर करें, जिससे कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। और मैं लगातार ये कहते आ रहा हूँ कि जितना शेयर मेरा वीडियो होगा उतना मनोबल मेरा अच्छा बनेगा और उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर के आ पाऊँगा। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो 2 से 3 लैंग्वेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और वो सीबीएसई के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों पे आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो 3.5 का सबसे लास्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। 5 का लास्ट क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है। ये कहता है कि रेक्टेंगल जो है, एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है, यानी 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाती है अगर उसकी लेंथ में 5 यूनिट मतलब रिड्यूस कर दिया जाए और 3 यूनिट उसकी ब्रेथ को बढ़ा दिया जाए। तो हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सारा। तो मानेंगे लेट x and y are the length and breadth of rectangle। ये मान लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है लेंथ जो होती है वो 5 यूनिट कम हो जाती है, यानी 5 यूनिट कम हो जाती है, यानी हम लिखेंगे x जो होगी वो 5 यूनिट कम होगी। सिमिलरली ब्रेथ जो होती है, ब्रेथ क्या होती है? ये होगी लेंथ आपकी, और ब्रेथ आपकी 3 यूनिट बढ़ जाती है, यानी y+3 हो जाती है। ये हो गई आपकी 2 सिचुएशन। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है? L इंटू बी। हमने सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को क्या माना था? x और y, इसलिए एरिया इस रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए? xy होना चाहिए। क्वेश्चन से अब जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? x - 5 और इंटू y+3, क्योंकि नया लेंथ और नया ब्रेथ जो बन गया वो ये बन गए। अब इसको हम क्या करेंगे? हम जानते हैं पहली बारी में जो इतना एरिया था, यानी पहली बारी में xy एरिया था, उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। ये था क्वेश्चन में। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए xy + 3x - 5y - 15 = xy -9। अब यहां से xy क्या हुआ? कैंसिल हो गए। हमारे पास एक इक्वेशन बन गया 3x - 5y = -9। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन के अनदर पार्ट में क्या कहता है वो देखिए। लिखेंगे अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वो कहता है कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बढ़ जाए, यानी लेंथ इसकी बढ़ जाए 3 यूनिट और ब्रेथ इसकी बढ़ जाए 2 यूनिट, तो यानी लेंथ हमारे पास क्या था? लेंथ इसकी हो जाएगी L,
लेंथ हो जाएगी x+3 और ब्रेथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी y+2। तो इसकी जो एरिया होती है वो 67 यूनिट बढ़ जाती है, यानी नाउ 67 यूनिट बढ़ जाती है, यानी x+3 y+2। अब इसकी एरिया कितनी बढ़ गई 67 यूनिट, यानी एक्स वाई तो था ही प्लस 67 यूनिट बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, यानी एक्स वाई कैंसिल हो गए। हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बनी 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 67 माइनस का 6। हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। यहाँ पे एक चीज बच गया था, आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया होगा, -15 को उधर लेके जाना था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -15 उधर चला जाएगा तो प्लस का 15। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 इक्वेशन में सेकेंड, नहीं ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये क्या हो गया सेकेंड। तो अब हमें पता है कि इन दोनों इक्वेशनों को किन मेथडों से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा मैंने बहुत सारे मेथड सिखा रखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आपका आंसर एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आप इसे सही से एक बार रिपीट में पॉज करके देख लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगी। आसानी क्वेश्चन है, बस 2-3 स्टेप्स हुए वो आपको इजीली 2-3 स्टेप में इजीली आपको समझ में आ जाएगी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, एक टाइप आता है स्पेसिफिक टाइप, वो होती है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बेस पे क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन को आप इजीली ही कर सकते हैं। उसको मैं 3 पार्ट में क्वेश्चंस को डन करूंगा, 3 पार्ट में। तो उन तीनों पार्ट्सों को आपको ध्यान पे रखना है। पहली बात कि क्वेश्चंस का क्या रहे उसको पहले आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा से आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, पहले ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले जो टाइप है वो है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टाइप का क्वेश्चन है, और ये रिडक्शन मेथड के बेस पे चलता है। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज जो फ्लो है, जिसके पास अपनी एक फ्लो है, जैसे मान लीजिए रिवर के पास फ्लो होती है, और इस फ्लो में वो एकदम मान लीजिए इस ओर इसका फ्लो है और वो जा रही है, तो इसका डाउन स्ट्रीम जो होगा फ्लो के साथ आगे जाना, यानी इसको हम कहेंगे फ्लो के साथ आगे जाना को डाउन स्ट्रीम। और जब भी इसके अगेंस्ट में कुछ भी चीज आएगा, इसके अगेंस्ट में, तो हम कहेंगे अप स्ट्रीम, वो अप स्ट्रीम होना, यानी फ्लो तो इसका इधर है लेकिन ये आ किधर रही है, इधर की ओर, तो इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम और इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो क्वेश्चंस एक एग्जांपल का है, एनसीईआरटी के एग्जांपल का। एनसीईआरटी का एग्जांपल है 3.6 से पहले होगा, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चंस कहता है कि कोई भी बोट है वो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है। वो कहता है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। ये है क्वेश्चन, और जिसमें उसे जाने के लिए 10 आवर्स लगता है, 10 आवर्स लगता है। हम यहाँ पे लेट करेंगे। एक्चुअली लेट क्या करेंगे उसको ध्यान पे देखिए। हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ये हमने लेट कर दिया, यानी जब
वाटर क्या रहता है, शांत रहता है, तब उसकी स्पीड हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा स्पीड हम मानते हैं n, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ये हम मान लेते हैं दो चीजों को, यानी हमने दो चीजें माना कि पहला चीज जो मान लिया वो मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी जब पानी क्या हुआ था, रुका हुआ था, यानी रिवर शांत थी तब। और दूसरा जो माना वो स्ट्रीम के साथ मान लिया, यानी जब उसका फ्लो हो तो उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, b y किलोमीटर पर आवर। तो देन क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, अप स्ट्रीम मैंने आपको पहले ही बताया, और डाउन स्ट्रीम। तो पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए ले लेते हैं। डाउन स्ट्रीम के लिए हमें पता है शांत जब था तो x था, और डाउन स्ट्रीम हम उसके साथ जाएंगे तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, यानी इसका फ्लो का स्पीड भी इसमें आएगी, किलोमीटर पर आवर होगी। और नाउ अप स्ट्रीम के लिए क्या आएगा, अप स्ट्रीम के लिए आएगा x तो होगा ही, और हम जानते हैं उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो माइनस में y किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी इसकी स्पीड, यानी अप स्ट्रीम। तो अब हम फिर से एक बार क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चंस कह रहे हैं 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने पे, अप स्ट्रीम हमारे पास ये हम जानते हैं 30 किलोमीटर जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो एक चीज आपको पता होगा कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो 30 किलो हम जानते हैं टाइम यहाँ पे हमारा जो लेगा वो कितना लेगा, 30 किलोमीटर तो हम गए डिस्टेंस, स्पीड हमारा क्या था अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ हम जानते हैं दोनों मिला करके बोल रहे हैं, 30 तो था ही, दूसरे में 44, और डाउन स्ट्रीम के लिए हमने क्या माना है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दोनों मिलाकर के टाइम कितना लेता है 10 आवर्स लेता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एक बार और फिर से आएंगे सेम टू सेम, जब हमारे पास ये देता है कि स्पीड इसकी 13 आवर्स में, यानी 13 घंटे में इसमें हो जाती है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए, यानी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए, और डाउन स्ट्रीम के लिए 55 बाई एक्स प्लस वाई, यानी डाउन स्ट्रीम के लिए ये इन दोनों में मिला करके ये लेता है 13 आवर्स। इक्वेशन सेकेंड। अब इसको एक बार मैं फिर से सॉल्व करता हूँ, पिछली क्लास में मैंने सॉल्व कर दिया था, यू भी मान के सॉल्व होता है, एक बार मैं फिर से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमको इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को देखना है कि वो है क्या। अप स्ट्रीम हो गया यानी जब अगेंस्ट ऑफ फ्लो जाए, और डाउन स्ट्रीम हो गया जब फ्लो के साथ जाए, ये दो चीजें होती है। जब फ्लो के साथ जाएंगे तो हमारा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछली क्लास में मैंने अच्छे से सॉल्व करके रिडक्शन मेथड बताया था, और इस क्लास में भी आज रिडक्शन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो वो दो चीजों को हमें यू मान लेना है जो सेम हो। जैसे अब इसमें देखो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों में सेम है, हम इसमें मान लेंगे 1 बाई एक्स माइनस वाई को लेट कर लेंगे u, और फिर इसमें मान लेंगे दूसरे में 1 बाई एक्स प्लस वाई को v, ये मान लेंगे। तो हमारे पास चूंकि ये दोनों चीजें सेम हो गई थी इसलिए हमने ये मान लिया। जब मानने के बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो देखो क्या बनेगा। पहला इक्वेशन जो बन जाएगा वो बनेगा, हम जानते हैं 1 बाई एक्स माइनस वाई को मान लिया 30u बन जाएगा, प्लस 44v बन जाएगा, इक्वल टू 10 बन जाएगा। इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 44u प्लस 55v और इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास
u और v की वैल्यू आ जाए। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो कि एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और इसको सेम टर्म कैसे कर सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके सेम होगा। यहाँ पे मिस्टेक से 40 की जगह पे 44 लिखा गया है, इसको हम 40 कर लेते हैं, ये हो गया 40। अब इसको हमें सेम करना है। हम जानते हैं अगर इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पहला जो टर्म होगा वो सेम बन जाएगा। कैसे, देखिए 30 4 जा 120u, 44 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 176 v, और ये बन जाएगा इक्वल टू 40। अब हमारे पास यहाँ भी सेम टू सेम 120u और इसका बन जाएगा 165 v और इक्वल टू बन जाएगा 39। ये बन गया हमारे पास ये। अब इसको हम जानते हैं अगर सब्सट्रैक्ट कर लें, सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होती है, साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल, 176 में से ये चला जाएगा तो हो जाएगा 11v इक्वल टू 1, v इक्वल टू हो गया 1/11, ये निकल गया। 1/11 की वैल्यू जो होगा हम v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ v इन 1, वन में पुट कर देते, हमारे पास जो था 30u प्लस 44 v की जगह पे हम पुट करना है 1/11 इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 30u इक्वल टू 10 माइनस 4, u इक्वल टू हो गया 6/30, कैंसिल होकर के क्या हो गया 1/5। आप लोगों को इसके बाद बताया था कि u और v हमने जिसको माना है उसके सामने रखेंगे। हमने u और v किसको माना है, इन दोनों को, अब इनके सामने रखेंगे तो तब उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ तक अपने नोटबुक में उतार करके फिर आगे देखना है। ये अब यहाँ पे हमने इसको माना था 1/x माइनस वाई को, तो 1/x माइनस वाई को हमने माना था, u की वैल्यू कितनी निकली 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5, और इसी तरह इसको इक्वेशन 1, और दूसरे में हमने क्या माना है 1/x प्लस वाई को क्या माना है, v की वैल्यू कितना निकला है 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 11, ये हो गया इक्वेशन का 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशनों को हम देखते हैं, दोनों इक्वेशनों को लेते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ऐड करने पे क्योंकि साइन पहले से अपोजिट है ये दोनों कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू जो होगी 16/2 यानी 8, और y की x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू -3, y की वैल्यू आ गई 3। अब हमने x और y किसको माना था वो देखते हैं। x मैंने माना था स्टील वाटर में, तो लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर is 8 किलोमीटर पर आवर and in stream water is 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारे पास स्पीड, दोनों की निकल गई। ये इस तरह से हम क्वेश्चंस कोई सा भी करेंगे। तो आज के क्लास के बेस पे आपको 3.6 में जो 3 लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे लास्ट के, वो तीनों बन जाएंगे, और 3.5 से पहले तक के जितने क्वेश्चंस थे लैंग्वेज वाले तो वो सारे बन जाने चाहिए।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप किसी भी समय पर मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे भेज के क्वेश्चंस या क्वेश्चंस नंबर बता के, एक्चुअली मैं एनसीईआरटी ही अभी दे रहा हूँ, तो बता करके आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं, यानी दो टाइप के क्वेश्चंस करवाए, इन दोनों टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बुक में। एक, क्योंकि इस साल से आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है रूल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी थोड़े से डिफरेंट हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि बेसिक्स जो बच्चे लेते हैं मैथ्स में, उनके क्वेश्चंस पैटर्न थोड़े इजी देते हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो लेते हैं उनका क्वेश्चन पैटर्न देते तो एनसीईआरटी से ही है, लेकिन थोड़ा सा हाई करके देते हैं। तो जो स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे उनके 3.7 भी करना जरूरी है। 3.7 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी करना जरूरी है। आप हमें व्हाट्सएप करके 3.7 के जो भी क्वेश्चंस हो वो पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास में सबको करवाना हो सकता है कि बहुत बच्चों को ना भी समझ में आए, या हो सकता है कि आज की क्लास में बहुत बच्चों को डाउट्स हो, तो वो क्वेश्चंस जब चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। रही बात नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो चैप्टर 5 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 जो एक बिल्कुल नया चैप्टर है, उसके पहला क्लास मैं अगले क्लास में दूंगा चैप्टर 5 का। इसी तरह से आपको ये भी कहना था कि आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, सारे क्वेश्चंस बनाओ। जैसे 3.5 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्टिंग से, और लैंग्वेज के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। 3.5, 3.6, 3.7 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के एग्जाम के व्यू से। और दूसरी बात ये भी कि आपको चैप्टर 5 में स्टार्टिंग से अगर सारे क्लास लोगे, 3 क्लासेज में चैप्टर 5 को मैं समाप्त करूंगा, साथ एंड कर दूंगा, और जो क्वेश्चंस होंगे सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सब कुछ करवा दूंगा चैप्टर 5 के। तो यहीं तक थी आज की क्लास। आप हमारे चैनल को ज़्यादातर लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बोलें कि वो सभी क्लासेज को पूरा देखें, जिससे कि उनका भी ये फायदा हो सके।